Hello everyone, I hope all you are good at home. Now, we have started this chapter in our previous class, that is structure of earth. इस चैप्टर को हम हमारे पिछली क्लास में स्टार्ट कर चुके थे. क्या क्या पढ़ लिया था हमने इस चैप्टर में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ इवोल्यूशन ऑरिजिन ऑफ अर्थ सरफेस, कि अर्थ कैसे बनी, कैसा उसका स्ट्रक्चर था पहले, कितने साल बने, कैसे मून हुआ, कैसे इन सब के बारे में हमने पढ़ा. फिर हमने इसके बाद पढ़ा 3 लेयर्स होती हैं सरफेस की. वो 3 लेयर्स कौन कौन सी थी? वो थी क्रस्ट, मेंटल और कोर. क्रस्ट ऊपर की स्किन, कोर उसके, मेंटल उसके अंदर और कोर उसके अंदर. इस तरह से हमने इनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया. फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि आपको इसको रीड करना है. अभी भी किसी ने रीड किया नहीं होगा, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए. आप जितना इन चैप्टर्स को रीड करेंगे थियोरेटिकली, उतना आप इनके बारे में कंटेंट बढ़ा पाएंगे. दीज चैप्टर्स आर ओनली फॉर कंटेंट. आपने बचपन से पढ़ा है कि भूकंप ऐसे आता है तो भूकंप आएगा तो वैसे ही, बट आपको लिखना पड़ेगा इन चैप्टर्स के अंदर. इज दैट क्लियर? नाउ वी विल कंटिन्यू टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एनर्जी सिस्टम ऑफ द अर्थ. जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है? एनर्जी सिस्टम ऑफ द अर्थ. क्या है ये एनर्जी सिस्टम? एनर्जी सिस्टम ऑफ द अर्थ का मतलब है कि हमारे अर्थ के सरफेस के अंदर कौन कौन सी एनर्जीज वर्क कर रही हैं, सरफेस के ऊपर या सरफेस के अंदर. क्या होती है इन एनर्जीज का वर्क? इन एनर्जीज का वर्क होता है टू मेक चेंजेस. टू मेक चेंजेस. हमें पता है कि हमारी अर्थ का जो सरफेस है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता. कभी भी एक जैसा नहीं रहता. इसका क्या मतलब है? जैसा हम लोग न्यूज़पेपर में या एसएसटी में या साइंस में बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो क्या हो रहे हैं? मेल्ट हो रहे हैं. वो क्या हो रहे हैं? मेल्ट. और उनके मेल्ट होने की वजह से जो पानी का लेवल है वो क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है. और इसी की वजह से कुछ कॉन्टिनेंट्स हमारे ऐसे हैं जो अब कभी भी डिमिनिश हो सकते हैं. कभी भी क्या हो सकते हैं? गायब हो सकते हैं. छोटे छोटे आइलैंड्स, कॉन्टिनेंट्स, ये क्या हो सकते हैं? गायब हो सकते हैं. ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. और एक एग्जांपल हमने देखा था, एक रिवर थी एंशिएंट टाइम में जिसका नाम था थेथस. ये थेथस जो रिवर थी ये कहाँ पर थी एग्जैक्टली? इट वॉज एग्जैक्टली एट द हिमालयाज. जहाँ पर अभी हमारे जो हिमालयाज हैं वहीं पे ये नदी निकलती थी जिसका नाम था थेथस. बट जैसे जैसे चेंजेस हुए ये नदी क्या हो गई? पूरी तरह से गायब हो गई. कुछ सालों पहले कुछ रीजन्स में बहुत ज़्यादा रेनफॉल की वजह से कुछ रिवर्स वापस से रीजनरेट हुई थी. जैसे केदारनाथ में, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई थी. तो जो वो फ्लड्स आए थे वो किस वजह से आए थे? क्योंकि सरफेस के अंदर क्या हुए? चेंजेस हुए. बहुत सारे सालों तक वहाँ पे पानी नहीं आया उन नदियों में, बट जैसे ही बहुत तेज बारिश हुई तो वहाँ पे पानी का अमाउंट क्या हो गया? बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया. बहुत ज़्यादा पानी का अमाउंट क्या हो गया? इंक्रीज. जैसे ही पानी का अमाउंट इंक्रीज हुआ तो जो फ्लड था उससे बहुत ज़्यादा लाइफ्स को क्या हुआ? नुकसान हुआ. ऑल दिस हैपेंड ड्यू टू दिस. इज दैट क्लियर? तो ये जो चेंजेस आते रहते हैं सरफेस में, इनका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो रीज़न है टेक्टोनिक फोर्सेस. कौन से फोर्सेस? टेक्टोनिक फोर्सेस. टेक्टोनिक फोर्सेस किससे जनरेट होते हैं? ये जनरेट होते हैं टेक्टोनिक प्लेट से. किससे जनरेट होते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स. हमने पढ़ा था टेक्टोनिक प्लेट्स. टेक्टोनिक प्लेट्स मोशन में रहती हैं. हमेशा किस में रहती हैं? मोशन में. कुछ धीरे धीरे वो मोशन करती रहती हैं और एक दूसरे से दूर की तरफ उनका मोशन होता है. बट जब मोशन इस तरह होता है तो उनकी जो एजेस होती हैं, ये एजेस क्या होती हैं? एक दूसरे से टकराती हैं. जैसे एक प्लेट ये है, ये इधर घूम रही है, ये इधर घूम रही है, तो कुछ टाइम बाद ये एज इससे क्या होगी? टकराएगी. जैसे ये टकराएगी तो फोर्सेस प्रोड्यूस होंगे. उन फोर्सेस को क्या बोलते हैं हम? टेक्टोनिक फोर्सेस. क्या बोलते हैं इन फोर्सेस को? टेक्टोनिक फोर्सेस. इज दैट क्लियर? तो टेक्टोनिक फोर्सेस जनरेट होते हैं इन टेक्टोनिक प्लेट से.
ये जो टेक्टोनिक फोर्सेस होते हैं ये दो तरह से जनरेट होते हैं, एक होते हैं इंटरनल टेक्टोनिक फोर्स, एक कौन से होते हैं इंटरनल टेक्टोनिक फोर्स, और एक होते हैं एक्सटर्नल टेक्टोनिक फोर्स। एक कौन से होते हैं एक्सटर्नल और एक होते हैं इंटरनल। इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस वो फोर्सेस जो सरफेस के अंदर वर्क करते हैं, जैसे अर्थ के सरफेस के नीचे जो फोर्सेस वर्क करेंगे वो कौन से होंगे इंटरनल टेक्टोनिक। और जो फोर्सेस सरफेस के ऊपर वर्क करते हैं यानी हवा के अंदर या सरफेस के ऊपर, वो सारे फोर्सेस कौन से होते हैं एक्सटर्नल टेक्टोनिक फोर्सेस। वो सारे फोर्सेस कौन से होते हैं एक्सटर्नल टेक्टोनिक फोर्सेस। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस की। इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस ये टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से जनरेट हुए। जनरेट होने की वजह से क्या होगा, क्या क्या हो सकता है जब ये प्लेट्स आपस में टकराएंगी, तो क्या होगा वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे। क्या क्रिएट होंगे वाइब्रेशंस। इन वाइब्रेशंस की वजह से ये वाइब्रेशंस चारों तरफ जा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये प्लेट्स टकराएंगे तो वाइब्रेशंस ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, राइट में भी जा सकते हैं और लेफ्ट में भी जा सकते हैं। तो ये वाइब्रेशन जो होते हैं वो चारों दिशाओं के अंदर, चारों डायरेक्शंस के अंदर मूव कर सकते हैं इजीली। बट ये चेंजेस कब लाएंगे, ये चेंजेस सिर्फ दो ही कंडीशन में लाते हैं, जब इनका मोशन ऊपर या नीचे होता है। ऊपर या नीचे का मतलब या तो वो फोर्सेस वर्टिकली अपवर्ड्स हो टूवर्ड्स द सरफेस, किसकी तरफ हो सरफेस की तरफ, या फिर वो फोर्सेस किधर लगे नीचे की तरफ, डेट इज एट बॉटम, और नीचे वो फोर्सेस जा रहे हैं। जब इस तरह से वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे तभी ज़्यादा उनसे नुकसान होगा या फिर सरफेस के ऊपर कुछ चेंजेस आएंगे। कुछ जगह पर प्लेन्स बन जाते हैं, प्लेट्यूज बन जाते हैं, माउंटेन्स बन जाते हैं, रिवर्स गायब हो जाती हैं, रिवर्स गायब हो जाती हैं। ये सब, इन सब का रीज़न क्या है टेक्टोनिक फोर्सेस, और कौन से वाले इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस जो सरफेस के अंदर वर्क करते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक। अब हम ऐसे ही एक इंटरनल टेक्टोनिक फोर्स के बारे में बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं वॉल्केनो। क्या बोलते हैं वॉल्केनो। नाम आपने सुना हुआ है। इसी और क्या बोलते हैं ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं इसको ज्वालामुखी, वॉल्केनो या फिर ज्वालामुखी। क्या होता है ये, कुछ नहीं होता है, सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं। क्यों, क्योंकि इंडिया में होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, उसके भी रीजंस हैं। वो रीजंस क्या हैं, सबसे पहले उनको डिस्कस करते हैं। जनरली ये कहाँ पर आते हैं वॉल्केनो, जहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करती हैं, टकराती हैं। तो इंडिया जो एक कॉन्टिनेंट है एशिया, वो एक सिंगल टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर है, या फिर यहाँ पे कोई भी टेक्टोनिक प्लेट आपस में नहीं टकराती है, जिस वजह से इंडिया और उसके आसपास के कंट्रीज के अंदर हमें वॉल्केनो दिखाई नहीं देते हैं। इसे और क्या बोलते हैं ज्वालामुखी। क्यों बोलते हैं इसको ज्वालामुखी, बचपन में हमें ड्राइंग सिखाई जाती थी तो कैसे सिखाते थे कि ये एक माउंटेन है, ये क्या है माउंटेन। इस माउंटेन में इस तरह से एक क्या है ज्वालामुखी की ट्यूब है, ये क्या है पूरा रॉक है, ये क्या है पूरा रॉक। कब ज्वालामुखी निकलता है, कब निकलता है, बहुत सिंपल से इसके आप लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे लास्ट ईयर साइंस एग्जीबिशन के अंदर। तो क्या होता है इसके अंदर, जैसे ही जो रॉक्स हैं, क्या है रॉक्स, वो मेल्ट होती हैं, वो क्या होती हैं मेल्ट, पिघलती हैं। और हमने पढ़ा कोर जो अर्थ का जो पार्ट जो सरफेस है उसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो जैसे इससे रॉक्स पिघलती हैं, रॉक्स के पिघलने के बाद क्या होती है, हाई प्रेशर की वजह से ये रॉक्स इस तरह से ऊपर मूव करती हैं लिक्विड फॉर्म के अंदर, इस ट्यूब के अंदर मूव करती हैं, और फिर इस माउंटेन से वो क्या निकलती हैं, बाहर निकल जाती हैं। इस माउंटेन से क्या निकल जाती हैं, बाहर। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी और वॉल्केनो। तो हम वॉल्केनो को कैसे डिफाइन करेंगे, वॉल्केनो इज नथिंग बट इट इज द इरप्शन
ये क्या होता है? इरप्शन। किसका? हॉट लावा का। हॉट लावा। वॉल्केनो क्या होता है? इट इज द इरप्शन ऑफ हॉट लावा फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। और ये हॉट लावा किसका बना हुआ रहता है? मॉल्टन रॉक्स का, पिघली हुई चट्टानों का। ये होता है वॉल्केनिक इरप्शन, और इसे क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी। ये इरप्ट हो गया। चलो, इरप्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम उससे बहुत दूर थे, बट कुछ लोग उनके पास रहते भी हैं, उनका ध्यान भी रखते हैं, और उनसे उनकी जो डेली अर्निंग्स हैं, जो डेली नीड्स हैं, वो फुलफिल भी करते हैं। कैसे करते हैं? रॉक्स हैं, रॉक्स जब बाहर निकलेगी तो उनसे क्या क्या बाहर आएगा? उनसे बहुत सारे मिनरल्स बाहर आएंगे। मिनरल्स यानी आयरन, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या निकलेंगे उससे बाहर। तो उसका वो यूज़ करके उससे वो अपनी ज़िंदगी भी चला सकते हैं। फिर जो इससे रॉक्स निकलती हैं उनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो इस लावा को, जब ये लावा पूरी तरह से ठंडा हो जाता है, तो हम इसको एग्रीकल्चर में भी यूज़ कर सकते हैं। किस में यूज़ कर सकते हैं? एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर मीन्स खेती, फार्मिंग वगैरह में भी इसको क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। बट ये बहुत ज़्यादा जैसे ही बाहर निकलता है इससे कुछ नुकसान भी होते हैं। ये क्या थे एडवांटेजेस हैं? क्या कि फार्मिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, मिनरल्स को यूज़ कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर सकते हैं जो रॉक से हमें मिले। बट डिसएडवांटेजेस क्या है? जहाँ पे भी ये बाहर निकलता है, जहाँ पे भी ये बाहर निकलता है, वहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। टेम्परेचर क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा हाई, और हमसे तो 50 डिग्री बर्दाश्त नहीं होता सर। तो इस दैट तो इस तरह से इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसके आसपास का एरिया जो होता है, वहाँ पे जब ये वॉल्केनो सूखता है या ड्राइड अप होता है, तो ब्लैक कलर का कन्वर्ट हो जाता है, राख ही राख हो जाती है चारों तरफ। क्या हो जाती है? राख ही राख। बट अब इनसे एक सुकून क्या है कि कुछ ही वॉल्केनोज एक्टिव बचे हैं। क्या बचे हैं? एक्टिव। एक्टिव का मतलब कि उनमें से अब वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होता, उनसे लावा बाहर नहीं निकलता। और ज़्यादातर वॉल्केनोज क्या हो चुके हैं? इनएक्टिव हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? इनएक्टिव। बट जो इनएक्टिव हो गए उनका ये मतलब नहीं है कि वहाँ से वॉल्केनो अब कभी भी बाहर नहीं आएगा, एरप्शन कभी भी नहीं होगा लावा का, वो कभी भी हो सकता है। तो हमेशा एक लाइफ का डेंजर बना हुआ रहता है। क्या बना हुआ रहता है? डेंजर, कि कभी भी यहाँ से वॉल्केनिक क्या हो सकता है? एरप्शन हो सकता है। अभी जो वॉल्केनोज एक्टिव बचे हैं वो पैसिफिक ओशियंस के अंदर है, तो वो एरप्ट हो भी जाते हैं तो पानी के अंदर मिक्स होके वहीं के वहीं पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं और वापस नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। पैसिफिक रिम है जो पैसिफिक ओशियन के अंदर है, उसे सबसे ज़्यादा डेंजरस कहा गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शंस होते ही रहते हैं। आज हुआ, कल हो गया, ये आज ही 2 बार हो गया, ऐसे वॉल्केनोज भी अभी प्रेजेंट हैं। इज इट क्लियर? अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है अर्थक्वेक। कौन सा है? अर्थक्वेक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखते हैं अर्थक्वेक। क्या होता है अर्थक्वेक? सबको आपको पता है वैसे तो एक बार और पढ़ लीजिए, क्या फर्क पड़ेगा। तो अर्थक्वेक जनरली हम भूकंप को बोलते हैं। आते रहते हैं भूकंप, बट हमारे राजस्थान में बहुत कम आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई चांसेस ही नहीं है। क्यों चांसेस नहीं है? क्योंकि राजस्थान में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो इतना नहीं है। हम अर्थ के सरफेस के साथ इतना छेड़छाड़ नहीं करते हैं, इसलिए राजस्थान में जो शेकिंग होती है अर्थ की बहुत कम होती है, और होती भी है तो हमें पता नहीं चलता। तो अर्थक्वेक को हम क्या बोलते हैं? द शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस। जो शेकिंग होती है अर्थ सरफेस की उसे हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक। द शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस इज नोन एज अर्थक्वेक। और एक शेकिंग कब होती है? जब टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं? आपस में टकराती हैं।
जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में क्या होती हैं, टकराती हैं, तो शेकिंग होती है। ये जब टेक्टोनिक प्लेट टकराती हैं तो इनसे क्या होता है, क्रिएशन। क्या हो सकता है, क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब कोई नई चीज बन रहा है, क्या, कोई नई चीज। डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब पुरानी चीजें भी टूट जाए। तो अर्थक्वेक आता है टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से। हम पढ़ चुके हैं टेक्टोनिक प्लेट्स कितनी होती हैं, 29, बट अर्थक्वेक के लिए कितनी रेस्पॉन्सिबल है, 7 या 6। कुछ बुक्स में 7 लिखा हुआ है, कुछ में 6 लिखा हुआ है, तो जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो 7 टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होती हैं। जब ये टकराती हैं तो जनरली अर्थक्वेक आता है, जब इनकी एजेस टकराती हैं। एजेस का मतलब जब घूमती हुई इनकी एजेस टकराती हैं तो क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। तो अर्थक्वेक इज नोन एज शेकिंग ऑफ द सरफेस। कोलाइड होती है, डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है, क्रिएशन भी हो सकता है। इन 29 में से 6 या 7 प्लेट्स ही ऐसी होती है जो भूकंप के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। अब क्या होता है कि पहले के टाइम पे हम पता नहीं कर पाते थे कि अर्थक्वेक डेंजरस है या नहीं है, बट अब हम इसको पता करने में सक्षम हैं। हम लोग एक स्केल का यूज करते हैं, रिचर स्केल। क्या बोलते हैं इसको, रिचर स्केल। ये स्केल क्या करता है, इट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। ये स्केल क्या करता है, इंटेंसिटी को मेजर करता है, किसकी, अर्थक्वेक की, कि वो अर्थक्वेक डेंजरस है, कितना डेंजरस है, या बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। तो ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। वीक, अगर रिचर स्केल पे लेस देन 4 आता है। स्ट्रॉन्ग, अगर 5 के आसपास या 5 से बड़ा आता है। और डिस्ट्रक्टिव कब होता है, जब वो 6 से बड़ा होता है। 6, 7, 8, 9 बहुत ज़्यादा अगर इनकी इंटेंसिटी होती है तो बहुत ज़्यादा इनसे क्या होता है, नुकसान होता है। बहुत ज़्यादा क्या होता है, नुकसान। इज दैट। अब एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं एपी सेंटर। क्या बोलते हैं, एपी सेंटर। एपी सेंटर कौन सा पॉइंट होता है, एपी सेंटर इज दैट पॉइंट, वो पॉइंट अर्थ के सरफेस के नीचे, जैसे अर्थ के ये सरफेस है अर्थ का, अर्थ के सरफेस के नीचे वो पॉइंट जहां पर अर्थक्वेक जनरेट हुआ। अर्थ के सरफेस के नीचे वो पॉइंट जहां पर अर्थक्वेक जनरेट हुआ, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एपी सेंटर। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एपी सेंटर। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे अर्थक्वेक जनरेट हुआ तो इसके वाइब्रेशंस सब डायरेक्शन में होंगे, इस तरह, इस तरह, इस तरह और इस तरह। तो एपी सेंटर इज द पॉइंट एट विच द अर्थक्वेक जनरेट्स बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। जो यहाँ पे वाइब्रेशन जनरेट हुए चारों डायरेक्शंस में जाएंगे, बट अगर एपी सेंटर का जो सरफेस से गैप है वो बहुत ज़्यादा है तो उतना ही उससे नुकसान क्या होगा, कम होगा। क्योंकि जैसे जैसे वाइब्रेशन ऊपर की तरफ ट्रैवल करेंगे तो इनकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इनकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम। और जितना सरफेस से नीचे होगा एपी सेंटर उतना ही अर्थक्वेक की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि हमने देखा है कि अगर हम एक पानी के अंदर पत्थर फेंकते हैं, क्या फेंकते हैं, स्टोन को फेंकते हैं, तो वेव्स बनती हैं इस तरह से सर्कुलर, बट जैसे जैसे वेव्स इस पत्थर से दूर होती जाएंगी, वेव्स का जो टू एंड फ्रो मोशन है, यानी अप और डाउन का मोशन है, वो क्या होता जाएगा, फ्लैट होता जाएगा। क्या होता जाएगा, फ्लैट। ये इसका एक रीज़न है। इसी वजह से जितना ज़्यादा दूर आप एपी सेंटर से होंगे उतना ही ज़्यादा आप रिस्क जोन में कम हैं। जैसे मान लीजिए दिल्ली में भूकंप आया है, अगर हमें यहाँ पे फेल्ट हो रहा है तो भी हमारी लाइफ के ऊपर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ भूकंप ऐसे होते हैं जिनका हमें कुछ भी पता नहीं चलता, बट पता चलता है कि हाँ आया था, तो उसका क्या मतलब, उसकी इंटेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, या फिर उसके एपी सेंटर से हम लोग बहुत ज़्यादा दूर हैं। इंडिया में जनरली जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं वो है गुजरात, जहाँ पे कभी भूकंप आ सकते हैं, दिल्ली,
क्यों? रीजंस हैं इनके पीछे। माउंटेन्स, जो अरावली रेंजेस हैं, जो हमारे राजस्थान में भी उसका कुछ पार्ट आता है, वो राजस्थान से स्टार्ट होकर पूरा दिल्ली के अंदर वो फैली हुई है। तो उसके अंदर एजेस टकराती रहती हैं, तो भूकंप आते रहते हैं। यही रीज़न है कि दिल्ली के अंदर भूकंप के झटके कभी भी फील कर सकते हैं, कभी भी हम भूकंप वहाँ पे फैल हो सकते हैं। तो ये सब रीजंस हैं अर्थक्वेक के। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि राजस्थान में भूकंप नहीं आ सकता, कि यहाँ पे तो अर्थक्वेक आ ही नहीं सकता। अर्थक्वेक नेचुरल थिंग है, कहीं पर भी आ सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ था कोलकाता में, कोलकाता में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। क्या हुआ था वहाँ पर कि वहाँ के लोग इजीली सड़कों पे घूम रहे थे और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का वहाँ पे अर्थक्वेक आया, और उस अर्थक्वेक की वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोगों की क्या चली गई, जानें चली गई, और बहुत ज़्यादा क्या हो गया, नुकसान हो गया। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये क्या होता है, अर्थक्वेक। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डेट इज सुनामी। क्या देखते हैं अब हम, सुनामी कैसे आती है। तो अप टू नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज सुनामी। सुनामी, या फिर बचपन में जो हम इसे बोलते थे टी सुनामी। क्या बोलते थे, टी सुनामी। बट ये टू सुनामी नहीं होता है, ये क्या होता है, सिर्फ सुनामी। सुनामी का मतलब क्या है? सुनामी का सिंपल सा मतलब होता है लार्ज सी वेव, लार्ज सी वेव। और लार्ज सी वेव या फिर इन्हें बोलते हैं सीस्मिक सी वेव। क्या बोलते हैं इन्हें, सीस्मिक सी वेव। लार्ज सी वेव या सीस्मिक सी वेव क्या होता है, ये सुनामी। तो ये प्रोड्यूस कब होती है, सुनामी कब प्रोड्यूस होती है, जब अर्थक्वेक मोर देन 7 इंटेंसिटी का, जब अर्थक्वेक की इंटेंसिटी 7 से ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा होती है, 7 से ज़्यादा, और वो सी के अंदर आए। और किसके अंदर आए, सी के अंदर, समुद्र के अंदर जब ये अर्थक्वेक आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सी क्वेक। क्या बोलते हैं, सी क्वेक। यानी कि जब भूकंप किसी ओशन के अंदर आता है और उसकी इंटेंसिटी 7 से बड़ी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सी क्वेक। और इस सी क्वेक की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, लार्ज सी वेव या फिर सीस्मिक सी वेव। ये एक जापानीज वर्ड है सुनामी। तो ये इस तरह से प्रोड्यूस होती है। प्रोड्यूस तो हो गई, ठीक है, ओशियन के अंदर प्रोड्यूस होती रहती हैं ऐसी वेव्स। बट जब इनका मोशन या तो दो तरह से होता है, या तो टूवर्ड्स शोर, शोर का मतलब किनारे की तरफ, या फिर अवे फ्रॉम शोर, या फिर अवे फ्रॉम शोर। या तो इनका मोशन होगा किनारे की तरफ या फिर किनारे से दूर। तो जब इनका ये मोशन होता है किनारे की तरफ, तो जो भी कचरा हमने ओशियंस के अंदर या सी के अंदर फेंका होता है, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ का हो, चाहे वो किसका हो, इंडस्ट्रीज़ का हो, चाहे वो किसी इंडस्ट्री का हो या कोई बिल्डिंग का कचरा हो या किसी भी तरह का वेस्ट मटेरियल हो, तो जब शोर की तरफ आती हैं वेव्स, तो वो अपने साथ उन सभी कचरे को ले आती हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, डेब्रीज। क्या बोलते हैं, डेब्रीज। जो भी हम ओशंस को देते हैं वो हमें सूद समेत वापस दे देते हैं। जब भी सुनामी आती है या फिर सी वेव आती है, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, 10-12 मीटर्स की इनकी हाइट होती है। तो जब भी ये सुनामी आती है तो जो अपन ने कचरा समुद्र के अंदर फेंका होता है उसे वो सूद समेत हमें वापस दे देती है। जब वो कचरा आता है बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ, तो जो भी हमारे कोस्टल एरियाज होते हैं, जो भी सी के आसपास में है, ओशियंस के आसपास में है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होने लग जाती है, या फिर साइक्लोन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, या फिर इतना पानी जमा हो जाता है कि वहाँ पे रहना और कमाना तो दूर की बात है, रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें सुनामी की वजह से होती रहती हैं। फ्लड्स आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, तो ये कब आते हैं, इन सब रीजंस की वजह से। और बहुत ज़्यादा इनसे क्या होता है, नुकसान होता है, डिस्ट्रक्शन भी होता है। क्या होता है, डिस्ट्रक्शन। बहुत ज़्यादा इनसे नुकसान होता है, लिविंग का हो या नॉन लिविंग का। अब बट वी आर इंडियंस, तो हम लोग एंशियंट टाइम से ही इसके बारे में जानते थे। एक सिविलाइजेशन था हड़प्पन सिविलाइजेशन। कौन सा सिविलाइजेशन था,
हड़प्पन सिविलाइजेशन, आपने एसएसटी में पढ़ा होगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन 1500 साल पहले का था। जब उसके बारे में पढ़ा गया तो ये जो पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन था ये पूरा बरीड हो गया मिट्टी के अंदर। किसके अंदर बरीड हो गया? मिट्टी के अंदर। और उन्होंने उस टाइम भी 1500 साल पहले भी 10-10, 12-12 मीटर ऊंची दीवारें बना रखी थी अपनी टेरिटरी के चारों तरफ। क्यों? क्योंकि उनको शायद पता था कि इतना ज़्यादा पानी अगर आता है, इतनी ज़्यादा हाइट से, इतना ज़्यादा हाइट से अगर पानी अगर आता है तो वो रुक जाए, तो वो क्या हो जाए? रुक जाए और हम उससे बचे रहें। उन्होंने उसी टाइम 10 से 12 मीटर की वॉल्स क्या कर ली थी? बना ली थी। तो उन्हें इस चीज़ का अंदेशा पहले से था। ऐसे ही गुजरात का एक हार्बर है। हार्बर क्या होता है? वो रीजन्स जो जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होता है। हार्बर है धोलावीरा नाम से। क्या नाम से है? धोलावीरा। ये जो हार्बर है ये बहुत बार बसाया जा चुका है। क्यों? क्योंकि जैसे ये पूरा पानी से भर जाता तो ये किसी यूज़ का नहीं रहता। इसको वापस रीयूज़ करने के लिए यहाँ से पानी निकाला जाता है और इस सिटीज़ को बार बार बसाया जा चुका है सुनामी की वजह से। तो ये सब रीजंस थे कि हमें पहले से पता था कि सुनामी आ सकती है। वर्ड तो जापानीज़ ने बाद में दिया। और इसके अलावा क्या कि पहले के टाइम पे हमारे पास टेक्निक्स डेवलप नहीं थी, बट जो हमारा अब इंडिया का नेशनल ओशियोनोग्राफी सेंटर है वो पहले ही बता देता है कि कौन से रीजन में सुनामी आने वाली है। तो उस रीजन, उस सी या उस ओशियन के उस पार्ट से आप लोग ना गुजरे। ये यूज़ किया जाता है टू सेव द लाइफ ऑफ फिशरमैन। जो मछुआरे होते हैं, जो मछलियाँ पकड़ के अपना पालन पोषण करते हैं, उनकी लाइफ को बचाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं और बड़ी बड़ी शिप्स को भी बचाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे अभी आपने कुछ टाइम पहले पेपर में पढ़ा होगा, एक कंट्री के अराउंड एक जापानीज ऑयल टैंकर में लीकेज स्टार्ट हुआ और वहाँ पर क्या हो गया? एमरजेंसी लगा दी गई। क्या लगा दी गई? एमरजेंसी। क्यों लगा दी गई? क्योंकि उसकी वजह से उनका एनवायरनमेंट क्या हो रहा था? पूरा पॉल्यूट हो रहा था। तो इस वजह से मलेशिया वो कंट्री, तो इस वजह से हम लोग इसको क्या रख रहे हैं? प्योर रखने की कोशिश करते हैं। ओशियन, जितना ज़्यादा ओशियन में हम कचरा फेंकेंगे वो कभी ना कभी किसी न किसी वे से वापस हमारे तक आएगा ज़रूर। जैसे केरला में बाढ़ आई थी 2 साल पहले, तो वहाँ पे क्या हुआ कि ओशियंस में जो भी कचरा केरल के लोगों ने फेंका था वो वापस ओशियन से उनके सरफेस के ऊपर आ गया। और इसी वजह से जो केरल की गवर्नमेंट है उन्होंने 1% का टैक्स लगा दिया हर एक पर्सन के ऊपर केरला के। तो ये सब होता रहता है। अब हमने इतनी डेवलपमेंट कर लिया कि हम उनसे बच सकें और टाइम रहते कम से कम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तो बचा ही सकें, चाहे प्लांट्स, चाहे एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो। तो ये सब हम लोग कर चुके हैं। सुनामी वगैरह से बचने की कोशिश करते रहते हैं। अब 2 तरह के फोर्सेस होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल, एक होते हैं कंस्ट्रक्टिव और एक होते हैं डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फोर्सेस क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस वो होते हैं जो सरफेस के नीचे या ऊपर वर्क करते हैं जिनसे हमें नई नई चीज़ें मिलती रहें। और डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस वो होते हैं जिनसे हमें जो नई चीज़ें बनी उनके लिए या उनको भी हम वापस से डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। क्यों? क्योंकि जैसे रॉक है, अगर हम माउंटेन को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो हमारे पास सॉइल नहीं होगी, और सॉइल नहीं होगी तो हम एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे, फार्मिंग नहीं कर पाएंगे। तो रॉक हो गई। बहुत सारे इसके रीजंस हैं। तो कंस्ट्रक्टिव भी होते हैं और डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं। ये कौन से होते हैं? एक्सटर्नली वर्क करते हैं। कैसे वर्क करते हैं? एक्सटर्नली। जनरली जो कंस्ट्रक्टिव होते हैं वो अंदर से वर्क करते हैं और एक्सटर्नली बाहर से, सरफेस के। और इनमें भी
जो एक्सटर्नल टेक्टोनिक फोर्सेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक्सटर्नल कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक्सटर्नल का मतलब जो बाहर से लगते हैं, ये भी दो तरह के होते हैं। एक होता है मूविंग और एक होता है नॉन मूविंग। एक तो क्या होता है मूविंग और एक क्या होता है नॉन मूविंग। क्या मतलब है इन दोनों का? जो फोर्सेस मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उन्हें क्या बोलते हैं? मूविंग। और जो मूव नहीं कर सकते उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन मूविंग। जैसे मान लीजिए कि आपके एरिया के अंदर एक क्या है? माउंटेन है। हमें सबको पता है कौन सा माउंटेन है? हर्ष माउंटेन। तो हर्ष माउंटेन है, अगर हमें इसको यूज करना है, हमें इसका क्या करना है? यूज करना है। तो इसका यूज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हर्ष के पहाड़ के आसपास में गए, 2-3 रॉक्स को हमने तोड़ा, 2-3 उसके पार्ट्स किए, उसको क्रशर्स में भेजा। क्रशर्स में भेजने के बाद स्टोन उससे बना लिए, मिट्टी वगैरह उससे बना ली, और फिर उसका क्या कर लिया हमने? यूज कर लिया। तो ये जो फोर्स है ये एक पर्टिकुलर रीजन में अप्लाई होता है। अब ये नहीं है कि आप हर्ष माउंटेन को यहाँ से उठाकर दिल्ली ले जाएं या जयपुर ले जाएं और वहाँ पे जाके फिर उसको तोड़ें या फिर उससे स्टोन बनाएं, वो पॉसिबल नहीं है। तो जो फोर्सेस एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर ही वर्क करते हैं, उन फोर्सेस को हम बोलते हैं वेदरिंग फोर्सेस। क्या बोलते हैं? वेदरिंग फोर्सेस। जो पर्टिकुलर एक रीजन में वर्क करते हैं वो क्या होते हैं? नॉन मूविंग होते हैं। और ऐसे ही जो मूविंग फोर्सेस होते हैं, मूविंग फोर्सेस क्या होते हैं? मूविंग फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? इरोजन फोर्सेस। कौन से फोर्सेस होते हैं? इरोजन फोर्सेस। इरोजन फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक फोर्सेस को कैरी करते हैं। जैसे विंड, हवा अगर ओशियंस में चलती है तो उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट कोस्टल रीजन्स में आता है। क्यों? क्योंकि वो फोर्स हवा के साथ एक डायरेक्शन से दूसरी जगह जा रहा है। ऐसे ही ओशियनिक करंट, ओशियन के अंदर जब वेव्स बनती हैं तो उसका जो फोर्स होता है वो वेव्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाता है। रिवर्स, तो रिवर्स का भी क्या होता है? पानी जैसे जैसे फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में, जो भी उसकी डायरेक्शन में आता है उसी के साथ क्या होता है? आगे चला जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये क्या होते हैं? वेदरिंग एंड इरोजन फोर्सेस। वेदरिंग फोर्सेस और इरोजन फोर्सेस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इनको, वेदरिंग फोर्सेस और इरोजन फोर्सेस को। ये होते क्या क्या हैं, क्या इनका हेल्पफुल है और क्या इनका नुकसान है, क्या इनके फायदे और क्या इनके नुकसान हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।